हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नॉलेज 24 चैनल में और मैं हूं विजय सर। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 6 रेखाएं और कोण लाइंस एंड एंगल्स के सभी कंसेप्ट और उसकी दोनों प्रश्नावली 6.1 और 6.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अध्याय 6 जिसका नाम है रेखाएं और कोण। तो इसमें सबसे पहले हम इसके जो डेफिनेशंस हैं, इसके जो नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझेंगे। तो पहली परिभाषा इसमें दी गई है रेखाखंड की। तो मैं आपको बता दूं कि आपने सबसे पहले रेखा पढ़ी थी इसके पिछले अध्याय में। तो आपने रेखा पढ़ी थी कि रेखा एक आयामी आकृति है, वन डायमेंशनल एक आकृति है जो कि चौड़ाई रहित होती है और जिसको दोनों तरफ प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों तरफ हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ये तो आपने रेखा की परिभाषा पढ़ी थी। अब उसी रेखा को आप कह सकते हैं कि दो भागों में आपने डिवाइड किया, रेखाखंड लाइन सेगमेंट। यदि इस अनंत से आने वाली रेखा और अनंत तक जाने वाली रेखा के आप दोनों सिरों को, दोनों अंत बिंदुओं को निश्चित कर दें, जैसे मैंने यहां पर दो पॉइंट दे दिए ए और बी, तब ये क्या कहलाएगा, एक जो रेखा का जो एक हिस्सा है जिसके आपको दोनों बिंदु पता है, ये लिखा हुआ है रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हैं, वो क्या कहलाएगा, रेखाखंड या लाइन सेगमेंट्स कहलाएगा। फिर आती है बात किरण की, जिसको हम रे बोलते हैं। तो रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु पता है, या कह सकते हैं कि प्रारंभिक बिंदु आपको पता है लेकिन अंत बिंदु नहीं पता। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए कोई बल्ब है और बल्ब आपने जैसे ही चालू किया तो इसकी रोशनी निकल रही है, तो इसका प्रारंभिक बिंदु तो पता है कि बल्ब की सतह से, बल्ब के फिलामेंट से ये रे निकल रही है, लेकिन अंत में कहां तक जा रही है ये आपको नहीं पता है। तो वो क्या कहलाएगी, एक किरण कहलाएगी। तो रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु या प्रारंभिक बिंदु पता है हमें, तो हम उसको क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। तीसरा परिभाषा है हमारी संरेख बिंदु, जिसको हम कोलिनियर्स पॉइंट्स कह रहे हैं। तो तीन या तीन से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पर हों, देखो इसको संरेख, रेख मतलब कि रेखा पर, तो जो बिंदु एक ही रेखा पर उपस्थित हैं इन्हें हम कोलिनियर या संरेख बिंदु कहते हैं। इसके अपोजिट असंरेख हो जाएगा, मतलब जो बिंदु एक रेखा पर उपस्थित नहीं है वो क्या कहलाएंगे, नॉन कोलिनियर बिंदु कहलाएंगे। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन है, कुछ कोणों के प्रकार हैं। तो किरण आपस में मिलकर, देखिए ये क्या थी, ये किरण थी जिसका हमें एक ये शीट्स पता है। तो किरण ही आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, कोणों का निर्माण करती हैं। तो कोण हमने बेसिक बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले हम न्यून कोण, जिसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, क्या होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। उसके बाद आता है ऑब्ट्यूज अधिक कोण। तो 90 से 180 के बीच के कोण को क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। लिखने का तरीका इसका ऐसा भी होता है, यदि मैंने इसको थीटा, एंगल को ज्यादातर किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। तो यदि मैंने कहा कि मुझे इसको डिनोट करना है तो मैं यहां लिखूंगा कि 0 से क्या है, न्यून कोण बड़ा है, मतलब न्यून कोण का मान क्या लिख दिया मैंने, थीटा लिख दिया, थीटा से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और 90 से क्या है, ये छोटा है, तो ये 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच आ गया। इसके बाद अधिक कोण की यदि बात करूं तो ये जो थीटा है हमारा वो 90 डिग्री से बड़ा है, बड़े का निशान बना दिया मैंने थीटा, और छोटा किससे है, 180, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। तीसरा है समकोण, जिसे हम राइट एंगल कह रहे हैं। तो यहां पर ठीक बराबर कितना है, 90 डिग्री के बराबर है। इसके बाद रिजु कोण, जिसको हम सरल कोण या स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। तो यहां पर थीटा का मान कितना है, 180 डिग्री है, एक सरल रेखा का कोण है। इसके बाद बृहत कोण, या जिसको हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, ज्यादातर इस प्रश्नावली में इसे प्रतिवर्ती कोण कहलाया है, जिसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल होता है जो थीटा है आपका वो 180 से अधिक है और 360 से छोटा है। इसके बाद दिस इज अ कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण जिसे हम कह रहे हैं, जो कि वृत्त का निर्माण कर रहा है। मतलब जब थीटा का मान कितना हो रहा है, 360 डिग्री हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है, कंप्लीट या पूर्ण कोण कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, पूरक कोण और संपूरक कोण। मैं जब छोटा था तो मुझे इसमें बहुत डाउट होता था, भूल जाता था एग्जाम में पूरक क्या था, संपूरक क्या था। तो मैंने इसकी एक थोड़ी सी हिंट बनाई थी कि पूरक में 3 अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं, लेटर हैं 3, और संपूरक में कितने हैं, 4 लेटर हैं। तो पूरक कोण होता है 90 डिग्री का, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो पूरक, और संपूरक में ज्यादा लेटर हैं, इसलिए जब दो कोणों का योग कितने का बराबर हो, 180 के बराबर हो, तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। आप ये देख पा रहे हैं
ये 50 और 40, ये एंगल हम कहते हैं ये एंगल 1 है, और यदि ये एंगल 2 है तो एंगल 1 और एंगल 2 को यदि मैंने ऐड किया तो 50 + 40 90 आ गया। तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री पूरक कोण कहलाएंगे। ऐसे ही समपूरक कोण कौन सा कहलाएगा? यदि ये दो एंगल्स थे, मैंने इसका नाम दिया एंगल 1, इसका नाम दिया एंगल 2, और जब इन दोनों एंगल को मैंने ऐड किया तो एंगल 1 था 70 और दूसरा एंगल था 110। 70 और 110 को जोड़ा तो मैंने आया 180 डिग्री। तो इसको हम क्या बोलेंगे? समपूरक या सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। तो आसन्न कोण आप देख पा रहे हैं, जब किन्हीं दो कोणों में जो एक इनका शीर्ष है जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, यदि इनका शीर्ष कॉमन है और इनके मध्य की जो भुजा है वो भी उभयनिष्ठ कॉमन है, तब इनके दोनों तरफ बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं? आसन्न कोण कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। यहाँ पर लिखा भी है, आप देख पा रहे हैं, जब दो कोण में एक उभयनिष्ठ भुजा और एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है और शीर्ष दो भुजाओं के उभयनिष्ठ भुजा के एकांतर भुजाओं पर स्थित होती है तो आसन्न कोण कहलाता है। चलिए इसके बाद आ रहा है लंबवत विपरीत कोण। लंबवत विपरीत कोण को हम चलन में शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, मेरे एक स्टूडेंट ने बोला था कि जब एक्स की आकृति बनाती हैं, तो वो भी कुछ हद तक सही है कि जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्ष मतलब क्या होता है? ये कहलाता है शीर्ष आपका, ठीक है। और अभिमुख मतलब जिनका मुख कैसा हो? विपरीत दिशा में हो। इसका मुख इस डायरेक्शन में है, इस एंगल का मुख इस डायरेक्शन में है, तो एक शीर्ष के अपोजिट डायरेक्शन पे बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रेखाओं के प्रकार में आपको बता चुका था, रेखाखंड और किरण। अब रेखाएं तीन प्रकार से इन्होंने वर्गीकृत किया है। एक तो समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं वो रेखाएं होंगी जो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, अपरिमित रूप से आप कितने ही उसको बढ़ा लें। लंबवत रेखाएं वो रेखाएं कहलाएंगी जब दो रेखाएं ऐसे प्रतिच्छेद करती हैं कि उनके मध्य क्या हो? 90 डिग्री का कोण हो, तो उसे हम लंबवत रेखाएं कहते हैं। अनुप्रस्थ रेखाएं जिन्हें हम त्रियक छेदी रेखाएं कहते हैं, ये आप देख पा रहे हैं अनुप्रस्थ रेखाएं और उनके मध्य बनने वाले कोण त्रियक छेदी या ट्रांसवर्स लाइंस जिनको हम बोलते हैं। तो इनके मध्य मुख्य तौर पर ये चार प्रकार के आप कोण बना पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। एक और कोण बनता है शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि ये दो लाइन आपस में कैसी है? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्रॉस कर रही है, एक्स की आकृति बन रही है, तो शीर्षाभिमुख भी बनेगा। चलिए पहला देख लेते हैं संगत कोण कौन सा कहलाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ संगत कोण, फिर से एक बार यहाँ एक नई आकृति बना के बता दे रहा हूँ संगत कोण कौन से हैं। देखिए ये दो रेखाएं आपस में समांतर हैं और ये एक तीसरी रेखा है, क्या है? ये इसको त्रियक छेदी रेखा है। तो जो आपके संगत कोण कहलाएंगे, ये संगत कोण कहलाएंगे। ये ए है और यहां पर क्या लिखा हुआ है? पी। ये आपके संगत कोण कहलाएंगे। ऐसे ही इस तरफ यदि मैंने इन्होंने लिखा है बी, तो इसके नीचे जस्ट कौन सा है? क्यू। तो ये बी बराबर कौन हो गया? क्यू हो गया। ऐसे ही यदि ये नीचे की तरफ डी है और यहां नीचे की तरफ एस है, तो ये डी और एस भी क्या कहलाएंगे? संगत कोण कहलाएंगे। यदि इन्होंने यहां लिखा है सी और यहां लिखा है आर, तो ये सी आर भी क्या कहलाएंगे? संगत कोण कहलाएंगे। तो आकृति में आप देखेंगे ऊपर की आकृति और नीचे की आकृति बिल्कुल एक जैसी है। तो जहां पर ये कोण बन रहा है ए, वहीं पी बन रहा है, इसे हम क्या कह रहे हैं? संगत कोण कह रहे हैं। उसके बाद इन्होंने बोला एकांतर अंतः कोण। तो एकांतर अंतः कोण कौन से कोण कहलाएंगे? ये एकांतर अंतः कोण कहलाएंगे। अंतः मतलब अंदर वाले, यहाँ के ये अंतः कोण है। बाहर वाले मतलब कि ये जो बाहर की साइड है, ये बाह्य कोण है। तो एकांतर अंतः कोण कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे कोण सी है और कोण पी है। आप जेड की आकृति बनाएं, कौन सी आकृति बनाएं? आप जेड की आकृति बनाएं। यदि मैंने देखिए ये यहां से आप जेड की आकृति बना रहे हैं, ये जेड की आकृति बन रही है, तो ये जेड के जो कोने हैं, ये जेड के जो कोने हैं वही एकांतर अंतः कोण है। एक तो ये सी हुआ और ये पी हुआ। ऐसे ही इस तरफ कौन सा बन रहा है? यदि इस तरफ ऐसे जेड बनेगा, एक जेड इस तरफ से भी बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो कोण बन रहे हैं, ये कोण डी और ये कोण क्यू, तो ये भी क्या कहलाएंगे? एकांतर अंतः कोण कहलाएंगे। तो हमने कौन कितने यहां पर कोण देख लिए? ये सी कोण पी के बराबर हो गया और ये क्यू कोण डी के बराबर हो गया। तो ये एकांतर अंतः कोण कहलाएंगे। ऐसे ही जस्ट इनके
बाहर एकांतर बाह्य कोण कहलाएंगे, ये एकांतर बाह्य कोण कहलाएंगे। ये जो बी कोण है ये इस कोण एस के बराबर है, ये एकांतर बाह्य कोण कहलाएंगे। एकांतर बाह्य में कौन कौन से लिखा है, डी कोण क्यू के बराबर हो रहा है, डी कोण क्यू के बराबर हो रहा है, हाँ ये डी कोण क्यू के बराबर हो रहा है, और सी कोण पी के बराबर हो रहा है, ये तो एकांतर अंतः कोण है। चलिए इन्होंने गलत लिख दिया है यहाँ पर, एकांतर अंतः मैंने ये बताए थे अंदर वाले, और एकांतर बाह्य में ये पलट के लिख दीजिए, है ना। तो ये बाह्य वाले लिखे हुए हैं, ए बराबर कौन है, आर के, और बी बराबर कौन है, एस के, ठीक है ना। अंतः मतलब अंदर वाले कोण, बाह्य मतलब बाहर वाले कोण। लंबवत विपरीत कोण तो हम पढ़ ही चुके हैं, लंबवत विपरीत कोण का मतलब होता है शीर्षाभिमुख कोण। तो ये रेखाएं आप देख पा रहे हैं, ये रेखा और ये रेखा आपस में कैसी कर रही है, देखें एक मिनट में आपको बना के बता रहा हूं। देखिए ये जो रेखाएं हैं, जैसे कि एक रेखा है और एक ये रेखा है, ये आपस में कैसी हैं, एक्स की आकृति बना रही, क्रॉस कर रही हैं। तो इनके सामने वाले कोण, ये बी कोण इस डी कोण की कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये कौन सा क्या कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो आप, मुझे लगता है कि सारे आप कोण के जो कंसेप्ट हैं आप समझ पा रहे होंगे। अब हम इन्हें अपने क्वेश्चंस पर जब अप्लाई करेंगे तो आप इन्हें और समझ पाएंगे गहराई से। चलिए चलते हैं प्रश्नावली 6.1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है आकृति 6.13, ये 6.13 आकृति है, और इस आकृति में रेखाएं ए बी, कौन है ए बी रेखा, ये ए बी रेखा है। देखें ये रेखा जो है ये ए बी रेखा है, ये ए बी रेखा, और सी डी, ये कौन सी सी डी रेखा कौन है, ये ऊपर वाली, ये सी डी रेखा। ए बी और सी डी रेखा कहां प्रतिच्छेद कर रही है, बिंदु ओ पर। किस पर प्रतिच्छेद कर रही है, बिंदु ओ पर। ये बिंदु है ओ, ठीक है ना। अब आपको और क्या कह दिया है कि यदि कोण AOC, ये वाला एंगल, ये AOC है ना, ये एंगल है AOC, एंगल AOC, देख रहे हैं, A O और C, जो बीच में बिंदु आता है वहां पर एंगल बनता है, ठीक है। और बाकी जो पॉइंट्स होते हैं A और C, वो दोनों किरणों के अंत बिंदु हो सकता है, कह सकते हैं कि रेखाखंड के अंत बिंदु है, ठीक है ना। और BOE मतलब ये एंगल, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं एंगल BOE। ये इन दोनों का हमें क्या दिया है, योग दिया है 70 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या लिखें, गिवन लिख दें, दिया है एंगल AOC धन एंगल BOE बराबर 70 डिग्री, ठीक है ना। और क्या दिया है, एंगल BOD 40 दिया है हमें। BOD कहां पर है, ये हम लिख दें एंगल BOD। तो अपन ने लिख दिया एंगल BOD आपको कितना दिया है, 40 डिग्री। चलिए अब आपको क्या ज्ञात करना है, तो हम लिख दें यहां पर जो हमें ज्ञात करना है वो लिख दें, ज्ञात करना है एंगल BOE। चलो हम देखें हमारा BOE कहां पर है, एंगल BOE कहां गया, चलिए ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। हाँ तो एंगल BOE हमें ज्ञात करना है। और प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कुछ नहीं होता है, प्रतिवर्ती में हमें मेन एंगल हम ज्ञात करेंगे और उसको 360 में से माइनस कर देंगे। प्रतिवर्ती एंगल COE, COE कहां पर है, ये COE है, तो इसका प्रतिवर्ती इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो प्रतिवर्ती क्या होता है, ये तो हो गया एंगल COE। तो प्रतिवर्ती COE क्या हो जाएगा, 360 में से माइनस कर देंगे एंगल COE को, ठीक है। सबसे पहले हम COE निकाल लेंगे और 360 में से माइनस कर लेंगे तो प्रतिवर्ती कोण निकल आएगा, ठीक है। चलिए अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले तो आप देख पा रहे हैं कि एंगल जो AOC है वो बराबर होगा एंगल BOD के, देख पा रहे हैं। ये देखिए दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, ये येलो कलर में मैंने जो बनाई है AB और CD यदि प्रतिच्छेद कर रही हैं तो ये शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे। कौन कौन से, ये AOC और इसके सामने वाला BOD। ये कौन से कोण है, हम लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो यदि AOC और, तो फिर AOC का मान कितना हो जाएगा, हमें BOD तो दिया है 40, तो AOC का मान आ गया मेरे पास 40 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि BOD मुझे ऑलरेडी दिया था 40 डिग्री।
अब मुझे दिया है एंगल AOC और एंगल BOE बराबर कितना दिया है 70 डिग्री, ये लिख सकते हैं दिया है। और AOC तो तुम निकाल चुके हो 40 डिग्री, तो मैं यहां पुटअप करा देता हूं 40 डिग्री प्लस एंगल BOE बराबर 70। तो यहां से BOE कितना निकल के आ जाएगा, BOE निकल के आ जाएगा जब पक्षांतर करेंगे 70 में से 40 का, तो ये आ गया 30 डिग्री। तो एक तो मुझे ये फाइंड आउट करना था एंगल BOE, तो मैंने यहां से फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। इसको आप डिब्बे में पैक करें। फिर उसके बाद क्या मुझे दिया है, मुझे निकालना था प्रतिवर्ती एंगल COE। तो एंगल COE कैसे निकलेगा देखें, ये जो एक रेखा है ये AB, ठीक है ना, ये AB रेखा है। रैखिक युग्म में शायद बताना भूल गया हूं, यहां बता देता हूं। रैखिक युग्म ये क्या कहलाता है, रैखिक युग्म कहलाता है यदि एक ही रेखा के ऊपर, ये एक रेखा है AB, एक रेखा है क्या AB, और इस एक रेखा के एक बिंदु कौन O पर, एक रेखा के एक बिंदु के एक तरफ के कोण, मैंने क्या बोला है, एक रेखा के एक बिंदु के एक तरफ के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसको रैखिक युग्म कहते हैं। तो ये एक रेखा थी AB, उसका एक बिंदु था O, और उसके एक तरफ के कोण, तीन कोण बन रहे हैं AOC, COE और BOE, इनका योग कितना होगा 180। ये है रैखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ हम एंगल जिसको बोलते हैं। तो मैं यहां लिखूं, यहां मैं लिख रहा हूं एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE बराबर हो जाएगा 180, जिसको हम बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल, मतलब कि रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। तो मुझे AOC तो मेरा निकल आया था, कितना आया था 40 डिग्री, COE मुझे निकालना है, BOE मेरा 30 निकल के आया है, इज इक्वल टू आया 180। तो जब मैंने इसको COE को निकाला यहां से, तो ये तो जुड़ जाएंगे 40 से, तो 70 दिया गया है, COE बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70, तो ये आ गया 110 डिग्री। लेकिन मुझे COE नहीं निकालना है, मुझे निकालना है प्रतिवर्ती, इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिवर्ती एंगल COE। तो ये कितना हो जाएगा, 360 में से घटा देंगे हम किसको, एंगल COE को। तो 360 में से मैंने जब 110 को घटाया, तो ये कितना आया 250 आ गया, कितना आ गया 250। तो ये आपका एक आंसर हो गया, और ऊपर 30 एक आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर लिखा है XY और MN, तो चलो इसको और अच्छे से हम बना लें। ये XY है, देख पा रहे होंगे आप, ये XY, और ये MN है, यहां ये M और N है। ये XY और MN बिंदु किस पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, O पर। ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। एक POY रेखा है, आप देख पा रहे हैं POY, मतलब कि ये PO, यहां पर ऐसी एक रेखा है जो POY ये एंगल बन रहा है, जो कितना समकोण बन रहा है, कितना बन रहा है 90 डिग्री का। समकोण मतलब कितना होता है 90 डिग्री का। तो मुझे जो जो दिया है मैं वो लिख लेता हूं। सबसे पहले मुझे दिया क्या है, मुझे दिया है एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, और मुझे A अनुपात B, देखिए ये दो एंगल दिए हैं A और B, ये एक A दिया है और यहां पर B दिया है, तो मुझे A अनुपात जो B दिया है वो दिया है 2:3। देखो इतना तो हमने पहली छोटी कक्षाओं में भी सीखा है, जब भी हमें अनुपात दिया है तो हम उसका मान कैसे निकाल लेते हैं, उसमें किसी एक अचर का गुणा, उसमें किसी एक चर का गुणा करके। तो हम यहां मान लें, पहले तो दिया है ये लिख दिया, चलिए उसके बाद ज्ञात करना है हमें एंगल C। मैं शायद इसमें पूरा लिख नहीं पाया हूं, ज्ञात करना है C, या ABC, हम तीनों ही ज्ञात कर लेंगे अभी, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन पहले, सबसे पहले हम यहां ये करें कि A और B आपको 2:3 दिया है, तो हम सबसे पहले माने कि माना A बराबर क्या हो जाएगा 2x, और B बराबर कितना हो जाएगा 3x, ठीक है ना। ये एक गुणक हो गया, जब तो ये अनुपात कर रहे हैं तो ये कट जाएगा x, तो बचेगा 2:3। अब आप देख पा रहे हैं कि देखिए
एक्स ओ वाई, यहां एक्स ओ वाई एक रेखा है, एक्स वाई रेखा है, और उसके एक बिंदु ओ पर जो कोण बन रहे हैं वो रैखिक युग्म कहलाएंगे। तो ये तीनों कोणों का मान कितना होगा? 180। अब आधा कोण तो 90 दे हो गया आपका, ये पी ओ वाई, तो बचा हुआ कोण भी कितना होगा? मतलब मैं कह सकता हूं कि ए धन बी धन 90 बराबर 180 के होगा, है ना। ऊपर के ये रैखिक युग्म है ना, एक रेखा के एक बिंदु के एक तरफ के कोण, एक रेखा के एक बिंदु पर एक तरफ के सभी कोण क्या कहलाएंगे? रैखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, रैखिक युग्म। चलिए, अब यदि ये रैखिक युग्म है तो ये a प्लस बी कितना हो गया आपका? a प्लस, सॉरी, a प्लस बी बराबर हो जाएगा 90 180 में से सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, घट जाएंगे तो कितना आएगा? 90। और a को मैंने क्या माना है? 2x माना है, तो 2x प्लस b को मैंने माना है 3x इज इक्वल टू 90। 2x और 3x 5x हो जाएंगे, तो 5x इज इक्वल टू 90। तो x का मान आ गया मेरा, मैं 5 से 90 को काट दे रहा हूं, कितने बार कटेगा? 18 बार। तो x का मान आ गया मेरा 18। तो a का मान कितना आ जाएगा? a था मेरा 2x, मतलब 18 दूनी 36, और b था मेरा 3x, मतलब 18 तिया 54। मेरे a और b आ गए, ठीक है ना। अब मुझे यदि c निकालना है तो c, एक तो mn रेखा पर आप देख पा रहे होंगे कि रेखा mn पर भी b और c, हम लिखें यहां रेखा mn के लिए, रेखा mn के लिए b और c का मान कितना होगा? 180। ये भी रैखिक युग्म बन रहे हैं ना। ये एक रेखा है mn, उस पर बिंदु एक o है, उसके एक तरफ के कोण कौन से? b और c हैं। तो b और c का योग कितना होना चाहिए? 180। ये क्या है? रैखिक युग्म है। तो b तो मेरे पास आ चुका है 54 प्लस c इज इक्वल टू 180। तो c का मान हम जब निकालेंगे तो ये होगा 180 माइनस 54। तो ये कितना हो जाएगा? 180 में से 54 जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये होगा 54 और 6 60, 126। ठीक है ना। तो आपके ए बी और सी तीनों आपके निकल के आ गए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहां पर आपको दिया गया है कि एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, चलो हम देखें कौन कौन सा है एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर मतलब कि ये, हम इसको लिख दें यहां पर, एंगल पी क्यू आर, ये बराबर है एंगल पी आर क्यू के, ये वाला एंगल, एंगल पी आर क्यू, है ना। ये पी क्यू आर और ये पी आर क्यू, ये बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है। तो जब भी सिद्ध करना है तो चलिए हम एक काम करें, सबसे पहले लिख दें, दिया है, क्या दिया है आपको? एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू के, बस इतना ही दिया है आपको, ठीक है। दूसरी चीज सिद्ध करना है, तो हम सबसे पहले यहां लिख दें, सिद्ध करना है। सिद्ध हमें करना है पी क्यू एस। पी क्यू एस कहां पर है? ये है पी क्यू एस, ये एंगल पी क्यू एस, ये बराबर होगा इसके, एंगल पी आर टी के। चलिए एंगल पी आर टी के बराबर सिद्ध करना है एंगल पी आर टी के, ठीक है ना। तो जब भी हमें सिद्ध करना है तो हम क्या लिखेंगे? उपपत्ति लिखेंगे। उपपत्ति मतलब होता है सिद्ध, प्रूफ। उपपत्ति मतलब होता है प्रूफ। तो जब भी प्रूफ करना है तो हम उपपत्ति से स्टार्ट करेंगे। चलिए आप देख पा रहे हैं कि यहां बिंदु Q पर भी दो रैखिक युग्म बन रहे हैं और यहां बिंदु R पर भी दो रैखिक युग्म बन रहे हैं ना। तो आप लिखें, या तो आप लिख सकते हैं रेखा ST के बिंदु Q पर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? मैं लिखूं एंगल PQS प्लस एंगल PQR, इन दोनों का मान कितना होगा? 180 अंश। और ऐसे ही रेखा ST के बिंदु R पर
एंगल पी आर क्यू धन एंगल पी आर टी, ये भी कितना होगा 180, और ये दोनों ही क्या है, रैखिक युग्म है। क्या है, रैखिक युग्म है। अब मैं इसको एक समीकरण 1 नाम दे दे रहा हूं, इसको मैं समीकरण 2 नाम दे दे रहा हूं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों 180 के बराबर हैं। दोनों समीकरण काय के बराबर हैं, 180 के। मैं यहां लिखूं समीकरण 1 एवं 2 से यदि दोनों 180 के बराबर हैं तो क्या मैं इनको आपस में बराबर नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। तो मैं लिखूंगा एंगल पी क्यू एस धन एंगल पी क्यू आर बराबर हो जाएंगे एंगल पी आर क्यू धन एंगल पी आर टी के। ठीक है ना, ये 180 के बराबर थी दोनों समीकरण, तो मैंने इनको आपस में बराबर कर दिया। अब आप एक चीज देख पा रहे हैं कि पी क्यू आर और पी आर क्यू, पी क्यू आर और पी आर क्यू तो बराबर हैं, तो कट सकते हैं। मैं कोष्टक में लिख देता हूं एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू के, है ना। ये तो दिया है अपन को, कट गया तो कट गया, तो क्या बचा, एंगल पी क्यू एस किसके बराबर बचा, एंगल पी आर टी के बराबर बचा। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हम लिख सकते हैं हेंस प्रूफ, या अथा सिद्ध हुआ, या संस्कृत में इति सिद्धम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि x प्लस वाई और y प्लस जेड। चलें पहले हम आकृति को समझ लेते हैं, क्या कैसे आकृति है कि एक तो यहां पर एक ये रेखा है, ये ए बी, ठीक है, और एक यहां पर ये है ओ सी, और है क्या, ये ओ टी। अब मुझे दिया क्या है, सबसे पहले हम लिखें दिया क्या है। तो दिया है कि x प्लस वाई, ये आपको एंगल दिए हैं x प्लस वाई, मतलब ये बिंदु O के एक तरफ ये x है और ये y है, x प्लस वाई दिया है, दूसरी तरफ के एंगल w प्लस जेड के बराबर। तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि AOB एक रेखा है, AOB एक रेखा है। अच्छा, AOB एक रेखा है यदि, तो हम कह सकते हैं कि यदि एक रेखा है AOB तो उसके एक तरफ के कोण, बिंदु O पर एक तरफ के जो बनने वाले कोण है वो 180 डिग्री होना चाहिए, है ना, रैखिक युग्म होना चाहिए। तो यदि मैं ये सिद्ध कर दूं कि हम कहें, पहले तो हम यहां उपपत्ति डालें, उपपत्ति मतलब प्रूफ। यदि एक रेखा है, यदि AOB एक रेखा है तो O पर बनने वाले कोण भी तो क्या होंगे, एक तरफ के 180, रैखिक युग्म का मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम यहां लिख भी सकते हैं कि यदि AOB एक रेखा है अर्थात एंगल AOB कितना होना चाहिए, 180 अंश। तो वो तो दोनों तरफ 180 होगा, मतलब कि x प्लस वाई का मान भी 180 आना चाहिए, है ना, और w प्लस जेड का मान भी 180 आना चाहिए। इनमें से एक भी चीज हमने प्रूफ कर दी तो इसका मतलब ये है कि ये रेखा है। तो पहले तो हम देखें पूर्ण कोण, हम लिखें बिंदु O का पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। यदि हम पूर्ण कोण की बात करें तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई धन w प्लस जेड बराबर क्या होगा, 360 होगा। कितना होगा, 360, क्योंकि ये एक कंप्लीट सर्किल बना रहा है बिंदु O पर और इसके सभी कोणों का मान 360 डिग्री होगा। अब मुझे पता है x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है, तो मैं w प्लस जेड की जगह भी क्या लिख दे रहा हूं, x प्लस वाई लिख दे रहा हूं, बराबर हो जाएगा 360। कोष्टक में लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड। जो भी आप कर रहे हैं उसको आपको ब्रैकेट में बताना जरूर है कि आपने ये क्यों ऐसा कर दिया है। अब यहां पर x और x कितने बार लिखे हैं, 2x, 2 बार तो 2x, और y भी 2 बार लिखे हैं तो 2y, बराबर हो जाएगा 360।
अब इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर 360। तो इसका जब 2 का पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 360 अपॉन 2। इसका मतलब हो गया ये 180। जब x प्लस वाई का मान 180 आ गया है तो हमारा वही w प्लस जेड का मान भी कितना आ गया 180, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे हैं बराबर। इसका मतलब ये है कि एंगल AOB कितना आ गया 180। तो यही हमें सिद्ध करना था, तो हम लिख सकते हैं कि अतः AOB एक रेखा है। AOB एक रेखा है, यहां लिख देंगे हेंस प्रूफ HP लिख दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां और शायद अंतिम प्रश्न है, या 6 प्रश्न है इसमें, चलिए 6 हैं, अंतिम नहीं है। 5वां प्रश्न है प्रश्नावली 6.1 का कि POQ एक रेखा है। क्या दिया गया है? एक POQ क्या है? एक रेखा है। तो चलें, आपको दिख रही है ये POQ क्या है, यहां पर एक रेखा है और किरण OR कौन सी किरण है? ये ऊपर जा रही है लंबवत, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री बना है। OR क्या है? इस PQ पर क्या है? लंब है। लंब का मतलब है कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। किरण OP और OR के बीच में एक OS एक अन्य रेखा, देखो ये OS ये अन्य रेखा है, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण ROS ये वाला, ये कोण ROS है, यहां पर शायद छूट गया है, 1/2 होगा कोण, इसको मैं लिख दूं ROS कोण, ये क्या है ROS है। और यहां पर QAS कौन सा है? QOS, ये वाला कोण QOS है, ये पूरा कंप्लीट, ये एंगल है QOS, ठीक है। और POS कौन सा है? तो ये एंगल है POS, ये है एंगल POS। चलिए, एक तरीका तो होता है इसका, आप इसमें ये एक समीकरण है, सिद्ध आपको जो करना है ये क्या है? एक समीकरण है। तो आप इसका एक पक्ष ले लें और एक पक्ष लेके QAS का मान रख दें और POS का मान रख दें, है ना। QOS का मान कैसे हो जाएगा? 90 प्लस ये ROS, है ना। QOS क्या हो जाएगा? 90 प्लस ROS। ऐसे ही जो POS हो जाएगा ये हो जाएगा 90 माइनस ROS, तो ROS घट जाएंगे, ठीक है। तो एक तो ये हो जाएगा कि आप इनके मान रख दें, और दूसरा तरीका ये हो जाएगा, चलिए अपन पहले तरीके से करते हैं, उपपत्ति लिखते हैं, सीधा सिद्ध करना है तो उपपत्ति में हम सीधा ले लेते हैं, ये कौन सा पक्ष हो गया? RHS, हमने लिया RHS बराबर, RHS कितना है? 1/2 एंगल QOS प्लस एंगल POS, ये है, ठीक है ना। अब आप देखें 1/2 QOS कौन सा है? यदि QOS की बात करूं, ये पूरा QOS है, तो क्या ये 90 के साथ ROS जुड़ रहा है? बिल्कुल। तो मैंने लिखा, सॉरी ये माइनस था यहां पर, हाँ, तो यहां पर एंगल QOS है 90 के साथ क्या जुड़ रहा है? एंगल ROS जुड़ रहा है ना, माइनस। POS कितना है? POS हो सकता है, मैं कहूं POS के लिए तो 90, ये टोटल एंगल कितना है? 90। ये देखिए, ये वाला टोटल एंगल, दूसरे साइड का टोटल एंगल कितना है? 90। और 90 में से यदि मैं ROS को घटा दूं, 90 में से मैं यदि इस ROS को घटा देता हूं तो क्या बचेगा? POS बचेगा। तो मैं लिख रहा हूं, कोष्टक लगा दूं, 90 माइनस एंगल ROS, ठीक है, लिख दिया, ये कोष्टक क्लोज कर दिया। अब आप देखें, यहां लिखूं 1/2 90 प्लस एंगल ROS, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 90 माइनस माइनस प्लस एंगल ROS, 90 प्लस था 90 माइनस था, ये तो कट गए, ये आ गया 1/2। ये ROS 2 बार है तो मैं लिख देता हूं 2 टाइम्स एंगल ROS, इस 2 से 2 को मैंने कैंसिल किया, तो ये आ गया इज इक्वल टू में ROS, जो कि आपका LHS है,
हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू हो गया RHS के, हेंस प्रूफ। इसका दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि आप यहां से समीकरण बनाएं QoS के बराबर और PoS के बराबर, और उन समीकरणों की तुलना करेंगे तब भी ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ज्यादा सरल है, आप इस टाइप से करें तो ये ज्यादा सरल है। चलिए अंतिम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दिया है x बाई जेड 64 डिग्री है। चलिए एक 64 डिग्री का हम एंगल बना लेते हैं, x बाई जेड 64 डिग्री लगभग, ये मान के चलते हैं 64 डिग्री। ठीक है, नामकरण कर देते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया। इन्होंने बोला है x y को बिंदु P तक बढ़ाएं। चलिए x y हमारी जो रेखा थी इसको मैं कहां तक बढ़ा रहा हूं, बिंदु P तक। ये मैंने बढ़ाया इसको बिंदु P तक। फिर बोला है दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। आकृति खींच गई हमारी। यदि किरण बाई क्यू जेड वाई पी को, जेड वाई पी कौन है, ये जेड वाई पी है, यहां से एक रेखा निकल रही है, कौन सी, बाई क्यू। चलिए बाई क्यू निकाल देते हैं, का नाम है बाई क्यू। ये क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, समद्विभाजित का मतलब होता है कि जो ये वाला कोण है और जो ये वाला कोण है ये कैसे हैं, बराबर है। ये कैसे हैं, बराबर। चाहो तो मैं इसको नाम दे दे रहा हूं, ये भी एक्स है, नहीं एक्स बाई जेड तो हो गया, सॉरी मैंने इसका नाम दे दिया, सपोज करें एंगल 1, और ये भी एंगल 1 हो गया। ठीक है ना, क्योंकि दोनों बराबर हैं। एंगल 2 इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये बराबर है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 हो गया। ठीक है, अब मुझे ज्ञात करना है एक्स बाई क्यू। एक्स बाई क्यू मतलब ये वाला एंगल, एंगल 1, एक्स बाई क्यू, एक्स बाई क्यू, अच्छा ये एंगल 1 और प्लस ये। ठीक है ना, एक्स बाई क्यू कौन सा हो जाएगा, ये एक्स बाई क्यू, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, एक्स बाई क्यू, ये एंगल मुझे ज्ञात करना है। भर दिया मैंने इसको। और प्रतिवर्ती एक्स बाई पी, एक्स बाई पी मतलब कि ये एंगल पूरा। ठीक है, प्रतिवर्ती, सॉरी क्यू बाई पी, एक्स बाई पी तो 180 है, क्यू बाई पी, क्यू बाई पी मतलब ये एंगल 1। एंगल 1 का प्रतिवर्ती निकालना है, मतलब एंगल 1 फाइंड आउट करना पड़ेगा, और दूसरा मुझे ये एंगल तो फाइंड आउट करना ही है। तो मुझे पहले तो एक्स वाई जेड कितना दिया है, 64 डिग्री। कितना दिया है, 64 डिग्री, ये तो दिया है। चलो तो हम लिखते हैं, पहले तो दिया है एंगल एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड को चलो हम मान लेते हैं एंगल 2 है ये। ठीक है, इसको मैंने मान लिया एक्स वाई जेड को एंगल 2, बराबर कितना है, 64 डिग्री। उसके बाद मुझे ज्ञात करना है, हाँ एक चीज और दी गई है, समद्विभाजक है। तो बाई क्यू, जो बाई क्यू है वो जेड बाई पी का समद्विभाजक है, अर्थात एंगल 1 यहां से बना, तो इनके नाम लिख देते हैं अपन। हम लिख देते हैं कि एंगल जेड बाई क्यू बराबर है एंगल पी बाई क्यू के। ठीक है ना, पी बाई क्यू के, या इसको हम कह सकते हैं क्यू बाई पी। इन्होंने क्वेश्चन में लिखा है क्यू बाई पी, तो हम इसको क्यू बाई पी ही बोल देते हैं। और इसको मैंने नाम दे दिया था एंगल 1। ठीक है ना, इन दोनों का नाम क्या दे दिया था, एंगल 1। अब मुझे ज्ञात करना जो है वो मैं ज्ञात करना में लिख दे रहा हूं, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मुझे, एक तो मुझे ज्ञात करना है एंगल एक्स बाई क्यू, एक्स बाई क्यू ज्ञात करना है मुझे, एक्स वाई क्यू, जो कितना हो जाएगा, एक्स वाई क्यू हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, है ना। ये एक्स वाई क्यू कौन सा है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल एक्स वाई क्यू है। इसको मैं किसी और से बना दूं क्या, चलो आप थोड़ी सी पतली रेखा में खींच दे रहा हूं ताकि आपको दिखे एक्स वाई क्यू, सॉरी ये है एक्स वाई क्यू। यहां ये एक्स बाई तक आया, फिर ये एक्स बाई क्यू,
ये वाला एंगल एक्स वाई क्यू है, ठीक है ना। ये आपका बाई है, यहां बाई को मैं एक काम कर रहा हूं, बाहर लिख दे रहा हूं अच्छे से, ठीक है। ये एक्स वाई क्यू आपको दिख रहा है, तो किस किस से मिलकर बन रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 से। चलिए हम हल करते हैं, हम लिखते हैं एंगल 1 या चित्रानुसार लिख देते हैं एज पर द फिगर। एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमें फाइंड आउट करना है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू होगा 180, ठीक है ना। देखिए ये एंगल 1, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये तीनों कोणों का मान 180 होगा। क्यों, रैखिक युग्म है। ठीक है ना, ये एंगल 1, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ठीक है। ये इनका मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहां हम लिख, या इसके ऊपर आप चाहें तो इसके ऊपर ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल Q बाई पी प्लस ये दूसरा एंगल क्या था, Z बाई क्यू, और एंगल 2 का नाम क्या था, X बाई जेड बराबर 180, ठीक है। इनके नाम लिख दियो, फिर नीचे एंगल 1 एंगल 2 कर दिया। तो अब ये एंगल 1 और एंगल 1 कितने हो जाएंगे, 2 एंगल 1 हो जाएंगे, प्लस एंगल 2 तो मुझे दिया है 64 इज इक्वल टू हो जाएगा 180। तो यहां से जब 2 एंगल 1 का वैल्यू निकालूंगा तो 64 को मैं पक्षांतर कर दे रहा हूं, तो 180 में से आपके ये 64 घट जाएंगे। तो 180 में से 64 घटे तो कितना आया, 180 में से पहले 60 घटा तो 120 आया, और 4 घटाए तो 116 आया। तो जब मैं एंगल 1 का मान निकालूंगा तो ये हो जाएगा 116 बटे 2, कितने बार घटेगा, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 58 डिग्री आ गया। एंगल 1 मेरे पास 58 आ गया। और याद करना था मुझे एंगल 1 और एंगल 2 का योग, है ना, मुझे याद करना था, याद करनी थी ये चीज, x बाई क्यू, एंगल x बाई क्यू, जो कितना था, एंगल 1 प्लस एंगल 2 था। तो एंगल 1 आया मेरा 58 डिग्री, और एंगल 2 मेरा दिया हुआ है, कितना दिया है, 64 डिग्री, पहले से दिया है ये। तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 की 2 हाथ सलाई 1, 6 6 12, 122 डिग्री मेरा क्या आ गया, x बाई क्यू आ गया। अब मुझे निकालना था प्रतिवर्ती एंगल x बाई क्यू। तो प्रतिवर्ती एंगल x बाई क्यू, प्रतिवर्ती क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल हम जिसको बोलते हैं, प्रतिवर्ती एंगल x बाई क्यू, एक्स बाई क्यू ही निकालना है ना, एक सेकेंड, क्यू बाई पी, सॉरी, क्यू बाई पी, क्यू बाई पी, ये कितना था, कितना हो जाएगा, 360 में से हम एंगल क्यू बाई पी को घटा देंगे। तो 360 माइनस क्यू बाई पी कौन है हमारा, एंगल 1 है। एंगल 1 हमारा कितना निकला था, 58 डिग्री, 360 में से कितना जाएगा, 58 डिग्री, कितना आ जाएगा, 302 डिग्री, कितना आ जाएगा, 302 डिग्री, ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अभी हमारी नई प्रश्नावली आ गई है, प्रश्नावली 6.2। यहां पर हमने त्रिअक्षेदी रेखाएं हम पढ़ के आए हैं, तो हमें सब पता है एंगल्स के बारे में, कौन कौन से एंगल्स कहलाते हैं। तो पहले यहां पर क्या दिया हुआ है, यदि आपको दिया गया है कि जो ए बी है, ए बी रेखा मतलब सबसे ऊपर वाली रेखा, ये समानांतर है दूसरी रेखा सी डी के, और जो सी डी रेखा है वो समानांतर है ई एफ के। चलिए अब ये तो अभिगृहित भी है, प्रमेय भी है कि यदि दो रेखाएं किसी तीसरी रेखा के या कोई रेखाएं किसी अन्य रेखा के समांतर होती हैं तो भी परस्पर भी समांतर होती हैं। यदि ए बी सी डी के समांतर है, सी डी ई एफ के समांतर है, तो हम यहां से कह सकते हैं अतः ए बी समांतर होगा सी डी और समांतर होगा ई एफ, मतलब ये परस्पर आपस में सभी कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। आपको दिया गया है बाई और जेड का अनुपात दिया है आपको, बाई अनुपात जेड दिया है आपको 3:7, और ज्ञात करना है हमें एक्स का मान, ज्ञात करना है एक्स।
यदि आपको y और z दिया है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि माना y बराबर, अब यहां x तो लिखा है तो अपन x नहीं लेंगे, उसके साथ हम 3a कर देते हैं, ठीक है। y बराबर 3a और z बराबर 7a, ठीक है। चलिए, अब y बराबर 3a हो गया, z बराबर 7a हो गया। अब पहले तो हम चित्र को देखें, चित्र में ही आपको सारे रेखा और कोण के जो अध्याय है इसमें चित्र में ही आपको सब कुछ दिखेगा, ठीक है ना। अभी अपन 4 कोण इसके पढ़ के आए थे। आपने एक कोण पढ़ा था एकांतर अंतः कोण, दूसरा पढ़ा था एकांतर बाह्य कोण, तीसरा पढ़ा था शीर्षाभिमुख कोण और चौथा पढ़ा था आपने संगत कोण। तो यहां आपको सब आंखों के सामने आपको दिखने चाहिए वो कोण कौन कौन से हैं। तो आप देख पा रहे हैं यदि ये x और y, ठीक है ना, ये इनको हम बोलते हैं एकांतर, मतलब एक रेखा जब त्रिअक्षेदी रेखा है आपकी और तो जब दो रेखाएं समांतर हैं और ये एक त्रिअक्षेदी रेखा काट रही है तो इनके अंत मतलब अंदर की तरफ जो भी ये दोनों कोण रहते हैं एक तरफ के, यह सह अंतः कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सह अंतः कोण। और सह अंतः कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री, या इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको सह अंतः कोण को को इंटरनल एंगल। सह अंतः कोण, सह अंतः कोण का को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल मतलब कि ये हम लिखें इसको x प्लस वाई का मान कितना होगा? 180 डिग्री। अब आप देखें कि यहां ये कोण कौन सा होगा? ये वाला कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण होगा। देखो ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो यहां यदि बाई है तो यहां भी बाई होगा, ठीक है ना। ये शीर्षाभिमुख कोण होगा, तो मैं यहां कह सकता हूं कि बाई प्लस जेड का मान कितना होगा? बराबर होगा। बाई बराबर क्या होगा? बाई प्लस जेड का मान कितना होगा? 180 डिग्री। कितना होगा? ये बाई और ये जेड का मान 180 होगा। कौन से कोण है ये? सह अंतः कोण है, को इंटरनल एंगल, को इंटीरियर एंगल, सह अंतः कोण, को इंटीरियर एंगल। तो बाई प्लस जेड का मान हो गया 180। यहां बाई और इस बाई को मैंने क्यों बाई लिखा? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो बाई का मान मैंने कितना लिखा है? 3a और जेड का मान लिखा है 7a बराबर कितना है? 180। तो 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10a बराबर 180। तो a का मान आ गया आपका 18 डिग्री। यदि a का मान 18 आया है तो y कितना हो जाएगा? y 3a था, तो 3 का 18 से गुणा करें तो 18 3 54, और z हो जाएगा 7a, तो 7 का 18 में गुणा करें तो 18 सत्ते कितना हो जाता है? या फिर 180 में से 54 को घटा दें, क्योंकि दोनों का योग कितना है? 180। तो 54 को आपने घटाया तो ये हो जाएगा 126 डिग्री। ये तो बात आ गई अपनी y और z की, लेकिन मुझे निकालना था x। तो हम कह सकते हैं कि जो x है और x और y का मान भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी क्या है? सह अंतः कोण है। x और y का मान कितना होगा? 180 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री सह अंतः कोण, सह अंतः कोण। तो x तो मुझे निकालना है, y कितना है मेरा? 54 इक्वल टू 180। तो जब आप घटाएंगे 180 में से 54 को तो कितना आ जाएगा? 126। ये आपका आंसर आ गया। यानी कि आप देख पा रहे हैं x किसके बराबर हो रहा है? z के बराबर हो रहा है। बिल्कुल, यहां से भी आप देख पा रहे हैं x बराबर z है। x बराबर z कैसे है? देखिए, मैंने कहा था आपसे कि हम एक z की आकृति यदि बन रही है, देखें ये यहां से यहां तक गया, फिर यहां गया और फिर यहां गया। तो उस z के जो कोने होते हैं वो कौन से कोण कहलाते हैं? वो कोण कहलाते हैं आपके एकांतर अंतः कोण। ये देखिए x का ये कोना और ये कोना, तो x बराबर z, मैं यहां से डायरेक्ट भी कह सकता हूं x इज इक्वल टू z। इसका नाम हो जाएगा एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। समझ पा रहे हैं? तो यहां से डायरेक्ट x की वैल्यू z के बराबर हो गई 126। तो इसमें बहुत सारे 4 से 5 प्रकार के एंगल हमने जब त्रिअक्षेदी रेखाएं पढ़ते हैं तो पढ़े हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही कॉन्सेप्ट से आप आंसर निकालें, 3 से 4 कॉन्सेप्ट लगा के भी आप अलग अलग टाइप से उसके आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आकृति दी है, इसमें ए बी समानांतर है सी डी के। तो जो जो दिया है हम सबसे पहले तो वो लिखेंगे, ठीक है ना। दिया है
ए बी समानांतर है हमारा सी डी के। ए बी कौन है? ये ऊपर वाली रेखा, और सी डी कौन है? नीचे वाली रेखा। ये समांतर है। और ई एफ जो है, ई एफ मतलब कि ये रेखा है ई एफ, बीच वाली लाइन, ये ई एफ किस पर लंब है? सी डी पर। ई एफ किस पर लंब है? सी डी पर। मतलब ये एंगल 90 डिग्री बन गया। ये कितने का बन गया? 90 डिग्री। और भी कुछ दिया है, एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी कहां पे दिख रहा है आपको? जी ई डी, ये जी ई और डी, ये वाला एंगल, ये कितना है आपको? 126। कितना दिया है आपको? 126। चलिए, एंगल जीडी इज इक्वल टू यदि 126 दिया है, अब मुझे क्या क्या ज्ञात करना है वो लिख लेता हूं। ज्ञात करना है, मुझे ज्ञात करना है, पहला है एंगल ए जी ई। एंगल ए जी कहां है भैया? ये ए है और जी है, और ये ए जी, ये एंगल ए जी है। एक काम करें, इनके हम नामकरण करते चलें। इसका मैंने नामकरण कर दिया एंगल 1, तो एंगल ए जी को मैंने यहां लिख दिया एंगल 1। दूसरा मुझे क्या ज्ञात करना है? एंगल जी ई एफ। एंगल जी ई एफ कहां है? जी ई एफ, जी ई एफ ये वाला, इसका नामकरण कर दें एंगल 2, तो मैंने लिख दिया इसको एंगल 2। ये इसलिए लिख रहे हैं हम कि ए जी को लिखना और एंगल 1 को लिखना, तो एंगल 1 लिखना ज्यादा आसान है, ठीक है ना। यहां पर आपको 3 लेटर लिखने पड़ रहे हैं, यहां पर आपको एक लेटर लिखना पड़ रहा है, तो एंगल 2 हो गया। प्लस एक और निकालना है आपको, एफ जी ई। एफ जी कहां पर है? ये एफ जी ई ये है, तो मैं इसको लिख ले रहा हूं एंगल 3। इसको मैंने लिख दिया एंगल 3, ठीक है। और एक जो एंगल था ये वाला, ये जो एंगल था सबसे पहला वाला एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी जो आपको 126 दिया है, मैं इसको लिख ले रहा हूं एंगल 4। ये हो गया 126, ठीक है ना। यहां भी मैंने लिख दिया ये एंगल 4 है। चलिए अब अपन हल करना चालू करते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि एक जेड की आकृति आपको बन रही है ना। देखा कहां से कहां बन रही है जेड की आकृति? ये यहां से स्टार्ट हुआ, ये यहां गया, ये यहां गया। और जब जेड की आकृति बन रही है तो उनके जो कोने हैं वो एकांतर अंता कोण होते हैं। कौन होते हैं वो? एकांतर अंता कोण होते हैं। तो मैं लिख सकता हूं एंगल 1, सॉरी, जो एंगल 1 है वो एंगल किसके बराबर होगा? एंगल 4 के बराबर होगा, है ना। एंगल 1 है वो एंगल 4 के बराबर होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल 4 था। तो एंगल 4 तो आपको दिया है 126, तो मेरा एंगल 1 निकल आया। और एंगल 1 मतलब कौन है? एंगल ए जी ई, ये मुझे फाइंड आउट करना था, यहीं से निकल आया। दूसरा हम कहते हैं एंगल 2 कहां से निकल के आएगा? चलिए, एंगल 2 के लिए यदि हम देखें तो ये एंगल जो 4 है, ये जो एंगल 4 है वो किस किस से मिलके बना है? एंगल 2 प्लस 90 डिग्री से। ये तो आपको दिख रहा है, ये पूरा एंगल 4 है ना। ये पूरा एंगल क्या है? 4। तो ये इसमें देखो, ये कोण 2 है और ये कोण 90 है, इन दोनों से मिलके बनाए, तो एंगल 4 इज इक्वल टू हो गया कोण 2 एंगल 2 प्लस 90 डिग्री। एंगल 4 मुझे दिया है 126 इज इक्वल टू एंगल 2 मुझे फाइंड आउट करना है प्लस 90। इसका पक्षांतर करें जब, तो 126 में से हमारे 90 कट जाएंगे, तो एंगल 2 आ गया 126 माइनस 90, तो ये 36 डिग्री आया। कितना आया? 36। और एंगल 2 क्या था हमारा? एंगल जी ई एफ, ये भी फाइंड आउट करना था, ये भी निकल आया। तो मेरा एक यहां पर एंगल 1 निकल के आ गया है, ये यहां पर ये, और ये एंगल 2 निकल के आ गया है। और क्या निकालना है मुझे? एंगल 3 निकालना है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां एंगल 1 और एंगल 3 जो है वो रैखिक युग्म है। एंगल 1 और एंगल 3 क्या है? रैखिक युग्म, क्योंकि बिंदु जी के एक तरफ के, एक रेखा के एक बिंदु के एक तरफ के कोण है ना। तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, लाइन खींच के यहीं लिख दे रहा हूं। मैंने लिखा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 रैखिक युग्म। क्या है ये? रैखिक युग्म है। तो एंगल 1 तो मैं निकाल चुका हूं, जो कि है 126 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180,
तो एंगल 3 का मान आ जाएगा मेरा 180 में से मैं 126 को घटाऊंगा तो ये आएगा 54 डिग्री। कितना आ गया? 54 डिग्री। तो एंगल 3 जिसका नाम मैंने दिया था एंगल एफ जी, तो आप चाहें तो यहाँ एंगल एफ जी भी लिखते हैं, एंगल एफ जी ई। कितना आ गया आपका? 54 डिग्री। तीनों एंगल आपके फाइंड आउट हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये आपको आकृति दिख रही है, जो जो दिया है वो लिख लेते हैं जल्दी से। दिया है पी क्यू समानांतर है एस टी के। पी क्यू कौन है भाई? अच्छा ये है, आधा है। चलो इसको पूरा करें, मैंने इसको पूरा बना दिया। समांतर था ना, तो आगे भी लेके जाएंगे तब भी ये यहां, और मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया तो ये ठीक है। अब लग रही होंगी ना आपको समांतर। ये पी क्यू रेखा और ये एस टी रेखा आपको कैसी लग रही है? समांतर। अब ये एंगल मुझे 130 दिया हुआ है, ठीक है, ये छुप गया है लेकिन 130 है। और क्या क्या दिया है आपको? जो जो दिया है हम लिखते जाएंगे। ये समांतर है। फिर दिया है मुझे एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर बराबर ये एंगल पी क्यू आर है। देखो आपको दिख रहा है ना ये एंगल पी क्यू आर। इसको मैं एंगल 1 लिख दूं। इसको मैंने क्या लिख दिया? एंगल 1 इज इक्वल टू 110। आपको ये दिया है। और क्या दिया है आपको? आर एस टी। ये है आर एस टी, आर एस टी। तो मैं एंगल 2 लिख दूं, एंगल आर एस टी, जिसको मैं एंगल 2 लिख रहा हूं। ये कितना दिया है? 130। चलिए और बहुत कुछ दिया है हमें। तो एंगल क्यू आर एस हमको ज्ञात करना है, ये वाला एंगल हमें ज्ञात करना है ये। तो इसका मैं नाम दे रहा हूं एंगल 3। ज्ञात करना है, लिख देते हैं, ज्ञात करना है एंगल क्यू आर एस बराबर मैंने लिखा एंगल 3। इन्होंने एक संकेत दिया है कि बिंदु आर से होकर एक रेखा खींच लें आप। बिंदु आर से होकर आप एक रेखा खींचें जो कि समानांतर हो किसके? एस टी के। चलिए मैंने एक रेखा खींची, ये जो रेखा है ये समांतर है किसके? आपके एस टी के। चलिए आर से होकर मैंने जो रेखा खींची उसका नामकरण भी कर देते हैं अपन। इसका नाम मैंने दे दिया एक्स वाई, ठीक है ना। तो यहां हम लिख सकते हैं ज्ञात करना था क्यू आर एस, ठीक है। तो मैंने लिखा एक्स वाई जो रेखा है वो समानांतर है एस टी के, ठीक है। और जो एस टी था वो समानांतर था पी क्यू के। अब यदि दो रेखाएं एक रेखा की समांतर होती हैं तो सभी रेखाएं परस्पर कैसी होती हैं? समांतर। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्स वाई रेखा है वो पी क्यू के समांतर होगा और समांतर होगा एस टी के। ये तो हमें बात समझ में आ गई। इसके बाद हम कैसे एंगल 3 फाइंड आउट कर सकते हैं, इस बात को देखें पहले। आपको ये एंगल 1 दिख रहा है और यहां पर एंगल 2 दिख रहा है 130। तो एंगल 1 यदि आपका 110 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? सह अंतः कोण, जिसको हमने पढ़ा था, यदि रेखाएं समांतर हैं तो ये सह अंतः कोण कहलाता है ना। तो मैं इसका कोई नाम दे दे रहा हूं, एंगल 3 था तो इसका नाम दे दिया मैंने एंगल 4, ठीक है ना। और इस तरफ का इसको मैं एंगल 3 अंदर लिख दे रहा हूं, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो। इसका मैंने नाम यहां लिख दिया, ये अंदर वाला एंगल था मेरा एंगल 3, और इस एंगल को मैं लिख रहा हूं एंगल 5, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 180, है ना। इसका नाम क्या है? सह अंतः कोण, को इंटीरियर एंगल, सह अंतः कोण। तो एंगल 1 तो मुझे दिया है 110 और एंगल 4 मुझे निकालना है। तो एंगल 4 मेरा निकल के आया 180 में से 110 जाएंगे तो 70 डिग्री मेरा कोण 4 निकल के आ गया। ऐसे ही मैं इस तरफ लगाऊं, इसी प्रकार हम लिखें, कोण 2 धन कोण 5 बराबर कितना है? 180।
ये भी हमारे क्या है, सह अंता कोण है। तो 2 तो मुझे दिया है 130, कोण 5 बराबर 180, तो कोण 5 का मान यहां से आ गया मेरा 180 में से 130 गए तो 50 डिग्री। चलिए कोण 4 भी आ गया मेरे पास, कोण 5 भी आ गया। अब देखें कोण आर पर, बिंदु आर पर रेखिक युग्म बन रहे हैं, कौन कौन के, कोण 4, कोण 3 और कोण 5 के। क्या है ये 180, इसको क्या कह सकते हैं हम, रेखिक युग्म, रेखिक युग्म। तो कोण 4 तो मेरा आया था 70, कोण 3 मुझे ज्ञात करना है और कोण 5 आया है मेरा 50 बराबर 180। तो 70 और 50 हो जाएंगे 120। तो 120 को जब हम 180 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कोण 3 कितना आ गया आपका 60 डिग्री, और कोण 3 ही क्या था आपको ज्ञात करना था, जिसका नाम था QRS। QRS हमारा आ गया 60 डिग्री, ये हमारा आंसर हो। और भी कई विधि से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि ये 110 है, यहीं से अपन देख लेते हैं। यदि 110 है, ठीक है, तो ये वाला कोण कितना होगा, ये 70 होगा। ये कितना होगा, 70। अब यदि ये 70 है, यहां पर आपको 130 दिया है, तो ये भी कितना हो जाएगा, संगत कोण है, तो यहां भी कितना हो जाएगा 130। यदि 130 है तो अंदर का कितना हो गया 50। देखिए अब त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो ये 70 और 50 120, तो इसका मान कितना होगा कोण 3 का 180, मतलब 70 50 120, इसका मान होगा 60 डिग्री। तो ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप इनके जो मान है वो ज्ञात कर सकते हैं अलग अलग कोणों की मदद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले हम वो लिखें। दिया है ए बी जो है ऊपर वाली रेखा वो समानांतर है CD के, और क्या दिया है आपको, एंगल APQ दिया है, एंगल APQ। चलिए APQ कौन है, ये है APQ, इसको मैं एंगल 1 लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो मैंने लिखा APQ एंगल 1 जो है मेरा 50 डिग्री। और क्या दिया है मुझे, एंगल PRD दिया है। PRD कहां पे है, ये, इसको मैं एंगल 2 लिख दे रहा हूं। तो एंगल PRD बराबर एंगल 2 बराबर दिया है 127। और क्या दिया है, एक्स और वाई की ज्ञात, मुझे मान ज्ञात करने। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक्स और वाई के मान हमें ज्ञात करने हैं, तो हम यहां लिख देते हैं ज्ञात करना है एक्स वाई। तो सबसे पहले हम देखें कि एंगल 1 बराबर है एक्स के, कैसे, ये जेड बन रहा है, देखें यहां से ये जेड बन गया, और ये जेड के कौन है, दोनों सिरे। तो इन कोणों का नाम क्या है, एकांतर अंतः कोण। कोणों का नाम है एकांतर अंतः कोण। ये है एकांतर अंतः अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो x का मान कितना हो गया, यहां से कोण एक कितना दिया हुआ है 50, तो x तो 50 आ गया, सीधा आंसर हो गया। और आपको निकालना है y, तो आसान है, y का मान भी निकालना। हम कह सकते हैं एक और x जेड की आकृति बन रही है, बना के देखते हैं। देखिए यहां से ये और ये, तो ये वाला एंगल कौन सा हुआ, 50 धन y, कितना हुआ 50 धन y बराबर होगा कोण 2 के। ये भी क्या है, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः। 50 धन बाई का हम नाम भी लिख सकते हैं चाहे तो, इसको 50 धन बाई को हम लिख सकते हैं कोण APR है ना, और कोण 2 को तो हमने नाम लिखा ही था किसका, PRD, कोण PR। ये 50 धन बाई हो गया। तो
50 धन बाई बराबर एंगल टू कितना है हमारा 127। तो बाई का मान क्या हो जाएगा 127 में से 50 चले जाएंगे तो बाई का मान आया 77। दोनों याद करने थे अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर इन्होंने बोला है पी और पी क्यू और आर एस, ये जो ऊपर और नीचे आपके क्या है, दो दर्पण दिए हैं। क्या है, दो दर्पण दिए हैं। और कोई एक किरण है जो ए से आती है, मतलब आपतित होती है। आपतन किरण है, आपतन मतलब आना, इंसिडेंट रे जिसको हम बोलते हैं। तो आपतन होकर फिर इसको बी से क्या हो जाती है, वो परावर्तित हो जाती है। क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। परावर्तित मतलब रिफ्लेक्ट हो। ए से आई, बी पर टकराई, पी क्यू दर्पण पे, और बी पे टकराकर परावर्तित हुई और सामने वाले दर्पण पे टकराई सी बिंदु पर, और सी से टकराकर परावर्तित हुई डी बिंदु पर। तो हमें यह सिद्ध करना है कि जो ए बी है, ये ए बी रेखा है, ये सी डी के कैसी है, समांतर है। चलिए इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम रचना करेंगे। पहली तो रचना हम ये करेंगे कि हम पी क्यू से अभिलंब डालेंगे, मतलब कि लंब डालेंगे। क्या डालेंगे, लंब। और यहां सी बिंदु से भी एक लंब डालेंगे। ठीक है ना, आपने ये लंब डाल दिए। चलिए बस इतना ही कंस्ट्रक्शन हमको करना है। ये जो रेखा कहलाएगी, जब भी रेखा आकर दर्पण से टकराती है तो इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ये रेखा कहलाएगी आपतित किरण। इंसिडेंट रे जिसको हम बोलेंगे। और आपतित किरण जो अविलंब के साथ कोण बनाती है, ये कोण, इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण बोलेंगे इसको, आपतन कोण। ये जो कोण है इसको हम बोलेंगे आपतन कोण। इसके बाद ये जब परावर्तित होती है तो अविलंब के साथ जो कोण बनाती है, ये वाला एंगल, ये, इसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। अब एक चीज इसमें मुख्य होती है दर्पण के केस में, कि पहले तो हम यहां एक काम करें, सबसे पहले हम लिख लें कि क्या आपको दिया है। ठीक है ना, दिया है दर्पण पी क्यू समांतर है, एस आर लिखा है, आर एस लिखा है, आर एस, आर एस। ठीक है, दर्पण है ये, तो अपन ने लिखा दर्पण पी क्यू समांतर है आर एस के। बस आपको इतना ही दिया है। ठीक है, फिर आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि जो रेखा आई थी ए बी किरण, और जब परावर्तित होकर वो सबसे लास्ट में लौटी सी डी, तो ए बी सी डी के समांतर है। आपको यह सिद्ध करना है। आपने यहां कोई रचना करी है, तो मैं रचना करी है मैंने, तो मैं लिख लेता हूं। क्या क्या रचना करी मैंने, अविलंब खींचे हैं, अविलंब, इसका नाम दे देते हैं बी एम, और इसका नाम देते हैं सी एन। ठीक है, अविलंब बी एम एवं सी एन खींचे। अभिलंब मतलब होता है किसी रेखा के लंबवत, वर्टिकली हमें कुछ, कोई वर्टिकल रेखा जब हम खींचते हैं तो उसे हम कहते हैं अभिलंब। अभिलंब हमने इसलिए खींचा क्योंकि जब कोई किरण दर्पण पर आके टकराती है तो अविलंब के साथ कोण बनाती है, और अविलंब के साथ जो वो कोण बनाती है उसको आपतन कोण बोलते हैं। जब वो परावर्तित होके जाती है तो उसे परावर्तन कोण कहते हैं, और आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। ये चीज हमें यहां पर लिखना है। तो हम यहां लिखें दर्पण पर आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण की।
ये हमें मुख्य यहां पर ये लाइन लिखनी है कि दर्पण पर आपतन कोण। अब देखो हम इनको कोण के नाम दें। चलिए मैंने इसको नाम दिया आपतन कोण का, ये मान हो गया कोण 1, और जब जा रही थी इसका मान हो गया कोण 2। अब इस वाले अभिलंब के लिए, इस दर्पण के लिए ये रेखा आ रही है, इसका नाम मैंने दिया कोण 3, और यहां जब जा रही थी तो मैंने नाम दिया कोण 4। ठीक है ना। तो मैं यहां कह सकता हूं कि कोण 1 जो है वो बराबर है कोण 2 के, और कोण 3 जो है वो है बराबर कोण 4 के। किस कारण से? दर्पण पर आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। इससे मैं लिख सकता हूं अतः कोण 1 बराबर है कोण 2 और कोण 3 बराबर है कोण 4 के। ठीक है, ये चीज अपन ने लिख ली, और मैंने इनका समीकरण का नाम भी दे दिया, समीकरण 1 और समीकरण 2, और मैं इन समीकरण को दोनों को जोड़ रहा हूं, समीकरण 1 धन समीकरण 2। यदि मैंने इनको जोड़ा तो यहां क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। चलिए, अब एक मुख्य चीज ये है कि यदि मुझे AB को CD के समांतर करना है तो मैं तो ये भी कह सकता हूं कि यदि ये समांतर है, ये देखिए जेड की आकृति बन रही है इन रेखाओं से, देखिए कैसी आकृति बन रही है, एक जेड की। बना के बताता हूं मैं आपको। ये देखिए यहां से ये रेखा आई है, फिर ऐसी गई और फिर ये ऐसी गई, ये जेड की आकृति बन रही है। और जेड की आकृति यदि बनती है और एकांतर, तो यदि ये रेखाएं समांतर हैं, AB और CD समांतर हैं, तब तो एकांतर अंतः कोण मतलब कोण 1 धन 2 बराबर होगा कोण 3 धन 4 के, है ना। और यदि मैं इसको उल्टा, इसका विपरीत सिद्ध कर दूं, एकांतर अंतः कोणों को बराबर कर दूं, कोण 1 धन कोण 2 बराबर है कोण 3 धन 4 के। एकांतर अंतः कोण मतलब कोण 1 धन कोण 2 बराबर मैं सिद्ध कर दूं कोण 3 धन कोण 4 के, है ना। यही हो रहा है ना एकांतर। ये ABC, इसका नाम है एंगल ABC, और सामने वाले का नाम है एंगल BCD। यदि मैंने ये सिद्ध कर दिया ये एकांतर अंतः कोण बराबर हैं, तो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। इसका उल्टा, यदि हम कहते हैं समांतर रेखाएं तो एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे, और यदि इसका उल्टा मैंने कहा यदि एकांतर अंतः कोण बराबर हैं तो रेखाएं समांतर होंगी। तो मुझे यह सिद्ध करना है, अल्टीमेटली मुझे सिद्ध करना है 1 + 2 = 3 + 4। अभी लेकिन मेरा नहीं आया, 1 + 3 = 2 + 4 आया है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अविलंब के साथ भी, आप देखें ये अविलंब है, अविलंब के साथ भी एक जेड बन रहा है। देखें ये यहां से यहां ये जेड बन रहा है ना। अविलंब के साथ भी आप क्या बन रहा है? एक जेड बन रहा है। तो मैं लिख सकता हूं कि एक लाइन में लिख रहा हूं, समांतर रेखाओं के अविलंब भी, या लंब अविलंब एक ही बात है, अविलंब भी परस्पर समांतर होते, परस्पर समांतर होते, मतलब समांतर रेखाओं के अविलंब भी परस्पर समांतर होंगे, मतलब BM समांतर होगा CN के, BM समांतर होगा CN के। यदि ये समांतर हैं तो कोण 2 किसके बराबर होगा? कोण 3 के। कौन सा कोण है? एकांतर अंतः कोण। जेड की आकृति बना के बताई थी मैंने, एकांतर अंतः कोण। भाई ये कोण, इस कोण 3 के बराबर होगा क्योंकि यहां भी एक जेड की आकृति बन रही है। यदि ये BM और CM समांतर है तो BM और CN समांतर। तो अब मैं ऊपर वाला समीकरण देखें, इस समीकरण का नाम दे रहा हूं मैं समीकरण 3। तो मैं लिख रहा हूं समीकरण 3 से, समीकरण 3 एंगल 1 प्लस एंगल 3 की जगह मैं एंगल 2 लिख सकता हूं, बराबर है, क्योंकि मैंने लिखा एंगल 3 की जगह एंगल 2 बराबर। एंगल 2 की जगह मैं एंगल 3 लिख सकता हूं यहां, क्योंकि बराबर है एंगल 2 प्लस एंगल 2 की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? एंगल 3, और यहां एंगल 4 था। चलिए एंगल 1 + 3 कौन है? एंगल ABC है। क्या है ये? एंगल ABC बराबर हो गया एंगल किसके? BCD के। किसके बराबर हो गया? BCD। यदि ये एंगल बराबर हो गए मतलब ये क्या है? एकांतर अंतः कोण है। तो हम कह सकते हैं कि यदि
एकांतर अंतःकोण बराबर हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं। इसका मतलब है जो ए बी है वो समानांतर हो गया सी बी के। यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूफ। बहुत ही सरल क्वेश्चन था। बस यहां पर मुझे दो कंसेप्ट मैंने पढ़े। एक कंसेप्ट हमारा यह है कि आपतन कोण, यदि दर्पण पर कोई किरण आती है तो अविलंब के साथ, किसके साथ? अविलंब हमने इसलिए बनाया था क्योंकि वो किसके साथ कोण बनाती है? अविलंब के साथ। अविलंब के साथ जो कोण बनाती है, आपतन कोण परावर्तन कोण का मान कैसा होता है? बराबर। तो यहां भी वही लगी बात और इस अविलंब पर भी। दूसरा कंसेप्ट यहां पर हमने पढ़ा कि यदि एकांतर अंतः कोण बराबर हैं तो रेखाएं भी कैसी होंगी? समांतर। और एक कंसेप्ट हमने ये पढ़ा कि यदि समांतर रेखाओं के जो अविलंब हैं या लंब हैं वो भी आपस में कैसे होते हैं? समांतर होते हैं। तो दो तीन कंसेप्ट पढ़े। बाकी क्वेश्चन कैसा था? बहुत ही छोटा था, बस कंसेप्चुअल था। यदि आपको ये चैप्टर अच्छा लगता है तो इसमें कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।